बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 22 प्लान रिसोर्स मैनेजमेंट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 9 प्रोजेक्ट रिसोर्स मैनेजमेंट। आज हम रिसोर्स मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो वर्जन था पिम बुक का 5 एडिशन, उसमें ये ह्यूमन रिसोर्स, ये चैप्टर ह्यूमन रिसोर्स लिखा जाता था, उसे हम ह्यूमन रिसोर्स पढ़ते थे। अभी वर्जन 6 है, उसमें रिसोर्स मैनेजमेंट इन्होंने इसको अपडेट किया है। रिसोर्स मैनेजमेंट में हम ना सिर्फ हम ह्यूमन रिसोर्स को देखेंगे, बल्कि फ़िज़िकल रिसोर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रोजेक्ट मैनेजर पर डाल दी गई है। कह रहे हैं आप फ़िज़िकल रिसोर्सेज के बारे में जो डिसीजंस हैं, जो एक्शन प्लान्स हैं, वो भी प्रोजेक्ट मैनेजर डिफ़ाइन करेगा। इसमें हम जो प्रोसेसेस डिस्कस करेंगे रिसोर्स मैनेजमेंट में, वो है प्लान रिसोर्स मैनेजमेंट, प्लानिंग का पार्ट है। एस्टिमेट एक्टिविटी रिसोर्स प्लानिंग का पार्ट है। यहाँ पे एग्जीक्यूशन से रिलेटेड प्रोसेस आ रहे हैं, जो कि एक्वायर रिसोर्स, डेवलप टीम और मैनेज टीम, ये सारे एग्जीक्यूशन प्रोसेस ग्रुप से रिलेटेड हैं। और आखिर में कंट्रोल रिसोर्स है, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस ग्रुप में है। तो ह्यूमन रिसोर्स का जो चैप्टर है ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और रियल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में भी जो रिसोर्सेस हैं उन्हीं की बिहाफ पे हमारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हैं, और उनसे जो लिए गए डिसीजंस हैं उनसे रिलेटेड वो इंतहा जो प्रोजेक्ट की सक्सेस और फेलियर में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसलिए पीएमआई ने इस चैप्टर में ह्यूमन रिसोर्स के साथ फिज़िकल रिसोर्स को भी ऐड किया है कि थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट हम इस पर भी पूरी प्रोजेक्ट मैनेजर इसको इंतहाई केयरफुली इसको डील भी करे प्रोजेक्ट्स के लाइफ साइकिल में, प्रोजेक्ट के अंदर कि आपने रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करने। तो वो प्रोसेस हमने कैसे मैनेज करेंगे, अभी हम इन वन बाय वन एक एक प्रोसेस में हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। कंप्लीट रिसोर्स मैनेजमेंट की जो की पॉइंट्स हैं फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कंप्लीट इसकी समरी इसकी ये होगी कि आपने रिसोर्सेज में सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स को अब नहीं देखना। क्यों जो प्रोजेक्ट पिछले चैप्टर से पिछला जो एडिशन था, जैसे मैंने बताया, उसमें हमारा ज़्यादा एम्फसाइज ह्यूमन रिसोर्स पे था। अभी कह रहे हैं हम कि इसमें आपने सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स को नहीं देखना, अभी आपने फिज़िकल रिसोर्सेज में भी देखना है। जहाँ तक रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात है, उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर ने लाजमी डिफ़ाइन करना है रिवार्ड एंड रिकग्निशन सिस्टम। पीएमआई इस पे बहुत एम्फोसाइज करती है कि अगर आपने अपनी टीम को मोटिवेट करना है, आपने मोर प्रोडक्टिव देखना चाहते हैं अपनी टीम को, तो रिवार्ड और रिकग्निशन सिस्टम को आपने इग्नोर नहीं करना, इसको आपने डॉक्यूमेंट भी करना है और अपने प्लान में इसको ज़रूर रखना है। अपनी टीम की जो कॉम्पिटेंसीज हैं, इसमें एक बात याद रखिएगा कि ज़्यादातर आप जब प्रोजेक्ट मैनेजर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मेंशन किया जाता है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पॉइंट अपने पास याद रखिएगा कि अब बाय डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट मैनेजर को मैट्रिक्स एनवायरनमेंट में कंसिडर किया जाता है कि आप मैट्रिक्स एनवायरनमेंट में है, ना कि प्रोजेक्टाइज में, ना कि फंक्शनल में। हम कोई मिक्स में कोई जो फंक्शनल एनवायरनमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसमें काम कर रहे हैं, जहाँ पे ज़्यादा रिसोर्स आएंगे वो हमारे पास फंक्शनल एरिया से आएंगे। तो फंक्शनल एरिया का जो टीम मेंबर होता है उसका मोस्टली आपके प्रोजेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। ये चैलेंजिंग पार्ट है इस चैप्टर में, इसलिए इसको जोर दिया गया कि आपके पास जो टीम मेंबर्स आएंगे वो फंक्शनल एरिया से आएंगे। फॉर एग्जांपल एक फाइनेंस का बंदा है और आपका प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड है, तो फाइनेंस के बंदे को नेटवर्क में क्या इंटरेस्ट रहेगा, इस बात को मैनेज करना है प्रोजेक्ट मैनेजर ने। उसने हर टीम मेंबर के उसके आस्पेक्ट से उसकी कॉम्पिटेंसीज में इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है, उसको मोटिवेट रखना है, उसकी जो नॉलेज है टीम मेंबर का उसको भी एनहांस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट मैनेजर पे होगी। आपने जितने ह्यूमन जो रिसोर्स मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज़ है उन्हें फॉर्मली डॉक्यूमेंट करना है, और ये डॉक्यूमेंट इसेंशियल है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहेगा आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में। रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द मेजर काज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन प्रोजेक्ट्स। थ्रू आउट दिस चैप्टर हम हमारा जो एम्फोसाइज और हमारे जो मेन फोकस रहेगा वो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे होगा। अगर हम ये अच्छे से डिफाइन ना कर सके तो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर्स और प्रोजेक्ट टीम कन्फ्लिक्ट्स के अंदर ही इन्वॉल्व रहेगी। उन्हें ये चीज़ क्लियर अगर ना हुई शुरू से ही तो आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। तो हमने पूरी कोशिश करनी होगी कि रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियरली हम डिफाइन कर लें। जैसे मैंने कहा था कि ये डिफ़ॉल्ट एग्जम्पशन ये रहेगा कि आप मैट्रिक्स एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। जैसे मैंने भी बताया
तो अपने आप को मैट्रिक्स एनवायरनमेंट में कंसिडर करते हुए इस रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान को आपने डिज़ाइन करना है और डॉक्यूमेंट करना है। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि आपका प्लान जो डिटेल प्लान है वो प्रोजेक्ट टीम डिफाइन करती है, लेकिन आपने कोऑर्डिनेट करना है कंप्लीट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट इस पूरे प्लान को। इसमें अगली चीज़ ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजर ने जो रिसोर्स के जो कमिटमेंट हुई है फंक्शनल मैनेजर से, उसको आपने इंश्योर करना है कि जो कमिटमेंट जिस टाइम पे जो रिसोर्स की अवेलेबिलिटी की जो कमिटमेंट हुई है उसको आपने मेक श्योर करना है। प्रोजेक्ट टीम जो है, अक्सर कहते हैं प्रोजेक्ट टीम, हम इस बात को अक्सर हम यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट टीम। द प्रोजेक्ट टीम इज़ कंसिस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम एंड अदर टीम मेंबर्स ऑफ द प्रोजेक्ट। जो आपके प्रोजेक्ट्स में जो काम कर रहे हैं उसको एक ही वर्ड अगर हम यूज़ करें तो वो होता है प्रोजेक्ट टीम। तो इसको भी याद रखिएगा अगर एग्जाम में प्रोजेक्ट टीम आता है तो उनका मतलब है कि ये तीन चीज़ें कि प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम और अदर जो प्रोजेक्ट मेंबर्स हैं उन सबको हम प्रोजेक्ट टीम से रियलाइज़ कर रहे हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर ने फॉर्मली टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ प्लान करनी है और उसको इसको हमने अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में इन्वॉल्व करना है, शामिल ज़रूर करना है कि टीम बिल्डिंग आप कैसे रखेंगे। इसमें हम डिटेल से बात करेंगे अगले प्रोसेस में। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जिस तरह बाकी जो प्रोसेसेस हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के वो अपडेट रहते हैं, उस आइट्रेशन फेज से गुजारते हैं। इसी तरह ज़रूरी नहीं कि जो हमने प्रोजेक्ट जो रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान डिज़ाइन किया वो एग्जैक्ट परफेक्ट होगा या वो उस एज इट इज़ होगा। डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ कमी रहेगी, डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ अपडेशन की ज़रूरत रहेगी। तो हम जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो हम रियल डाटा जो हमारे पास परफॉर्मेंस डाटा है उसकी बेस पे हम रिसोर्स मैनेजमेंट को भी अपडेट करते रहेंगे साथ साथ। एक और चैलेंज यहाँ पर आएगा कि प्रोजेक्ट मोस्टली हमारे पास डिफरेंट कल्चर से जोग्राफिकली और कल्चरली डाइवर्स टीम हमारे पास आती है। जब हम अगर मोस्टली खासकर अब के दौर में जो हम वर्चुअल टीम्स को डिस्कस करते हैं कि आपके टीम मेंबर्स दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पर रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, वो वर्चुअली अगर काम कर रहे हैं, अगर प्रोजेक्ट में कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट है तो आप उन टीम मेंबर को कैसे मैनेज करेंगे, उनकी टीम जो कोऑर्डिनेशन है उसे आप कैसे करेंगे, उनमें कम्युनिकेशन गैप कैसे आप फिल अप करेंगे, आप उनमें जो कल्चरल डाइवर्सिटीज़ हैं उनको कैसे मैनेज करेंगे, ये एक सेपरेट डिस्कशन है, ये एक अलग डिटेल टॉपिक है, इसके अपने एक्सपर्ट्स हैं। और ज़्यादा प्रॉब्लम हमें वर्चुअल टीम्स में जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जहाँ पे हमारे पास आपकी टीम ज्योग्राफिकली सेपरेटेड लोकेट है और उनके डिफरेंट कल्चर्स से हैं। तो इसको आपने कैसे प्लान करना है, ये भी इस पार्ट होगा रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान का। इसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स के साथ फिजिकल रिसोर्सेज को कंट्रोल करना, उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना, उनकी यूटिलाइजेशन की परफॉर्मेंस को देखते रहना, ये भी प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगेन हम एम्फोसाइज करेंगे, ये डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट इस चैप्टर का, इस जो नॉलेज एरिया है इसका बहुत क्रिटिकल पार्ट है। हमने इस एरिया में रिसोर्स मैनेजमेंट में रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही एहतियात से मेंशन करना है और डिक्लेयर करना है और इसको कम्युनिकेट करना है अपने टीम में। अगर हम समरी देखें तो रिसोर्स मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट मैनेजर को करना क्या है, उसने करना है कि कौन कौन से रिसोर्सेज हमारे पास रिक्वायर्ड होंगे, आइडेंटिफाई करें सारे रिसोर्सेज अपने प्रोजेक्ट के लिए, किस लेवल के लोग आपको चाहिए, किस स्किल सेट के साथ चाहिए, किस कैपेबिलिटीज़ के साथ चाहिए, कौन सी सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए, कितने कैपेबल होने चाहिए। आपके पास जो मटेरियल और इक्विपमेंट का प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी कैसी रहनी चाहिए, क्वालिटी कैसी रहनी चाहिए, किस ग्रेडिंग के ऊपर रहनी चाहिए, ये पार्ट होगा रिसोर्स मैनेजमेंट का। आपने रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करनी है ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द प्रोजेक्ट। रिवॉर्ड रिकग्निशन सिस्टम को इग्नोर मत कीजिएगा, उसको मेन पॉइंट इसमें रिवॉर्ड रिकग्निशन है। आपने ट्रेनिंग मोटिवेशन टीम बिल्डिंग कैसे करनी है, उसका आपके पास क्या एक्शन प्लान है, आपने फिजिकल रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है, उसको किस तरह आप देखेंगे और परफॉर्मेंस को आप कैसे ट्रैक करेंगे। ये क्रक्स हैं इस कंप्लीट रिसोर्स मैनेजमेंट नॉलेज एरिया के। तो इन सारे पॉइंट्स को अपने जहन में ज़रूर रखिएगा जब आप एग्ज़ाम में आप जाएंगे। तो ये कंप्लीट क्रक्स है रिसोर्स मैनेजमेंट का। रिसोर्स मैनेजमेंट का पहला प्रोसेस जो है वो हम प्लान रिसोर्स मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। जैसे मैं मोस्टली हर चैप्टर में ये बात
बता रहा हूँ इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर चैप्टर के एटलीस्ट आपको प्रोसेस के नेम आने चाहिए, नॉलेज एरिया का नाम आना चाहिए, और वो उसमें कितने प्रोसेसेस हैं, उसके इनपुट टूल टेक्निक का थोड़ा थोड़ा बहुत भी अगर आपको पास आइडिया हो तो आप काफ़ी हद तक अपने एग्ज़ाम को अपने जो क्वेश्चंस हैं उसको आप करेक्टली आंसर कर सकते हैं। आपको नॉलेज एरिया के एग्जैक्ट नाम, उनमें जितने भी प्रोसेसेस हैं उसका, और जिससे जो प्रोसेस ग्रुप से है, प्लानिंग से, एग्जीक्यूशन से है, वो मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग से, रेलेवेंट प्रोसेस ग्रुप को आप अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं तो आप राउंड अबाउट 60% तो आप आंसर के करीब रहते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट नॉलेज एरिया का जो प्रोसेस है, प्लान रिसोर्स मैनेजमेंट, इसके इनपुट टूल टेक्निक्स और उनके क्रक्स को देखते हैं हम अभी। रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान में हमने ये देखना है कि आपको कौन कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, किस क्वांटिटी में, कितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, कब चाहिए, कितने अरसे तक चाहिए आपको, एक्विजिशन का प्रोसीजर क्या होगा, क्योंकि आपसे फंक्शनल, जैसे आप फंक्शनल इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं तो रिसोर्स एक्विजिशन का प्रोसीजर क्या होगा, आया वो आपको इंटरनली असाइन किया जाएगा या आपने प्रोक्योरमेंट के को अप्रोच करना होगा, आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लेना है, उसका क्या प्रोसीजर होगा और उस पर कितना टाइम लगेगा। डेफिनेटली अगर आप इंटरनली ले रहे हैं उसका टाइम फ्रेम, और अगर आप प्रोक्योरमेंट के थ्रू उसको एक्विजिशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसके टाइम फ्रेम में बहुत डिफरेंस रहेगा। इनके दोनों के प्रोसीजर बहुत डिफरेंट है। ये दूसरा डिपार्टमेंट पे असाइन हो जाता है, उसमें आगे कितना टाइम लगेगा इसको आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि इसके साथ हमारे टाइम का जो फ्रेमवर्क है डेफिनेटली उसको इम्पैक्ट पड़ेगा। कॉस्ट कितनी आएगी रिसोर्सेज पे, जो रिसोर्सेज आपको चाहिए उस पर कितनी कॉस्ट आएगी। तो अगेन मैं यहाँ पे आपको क्लिक पॉइंट दे रहा हूँ कि आपको वापस पिछले चैप्टर में स्केजल मैनेजमेंट पे और कॉस्ट मैनेजमेंट चैप्टर में जंप बैक करके उसको अपडेट करना होगा कि यहाँ पे हमने ये चीज़, हमने अभी तक इस रिसोर्स मैनेजमेंट पे बात नहीं की थी, अब हम बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ वहाँ पे मिसिंग है। तो अगेन हम जाके स्कोप मैनेजमेंट, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, अपना कॉस्ट मैनेजमेंट, अपना स्केजल मैनेजमेंट, अगेन यहाँ से हमारा अपडेट होगा। ये क्लिक पॉइंट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई लिमिटेड रिसोर्स, ऐसा कोई रिसोर्स पर्सन या ऐसा कोई रिसोर्स है जो क्वांटिटी में या क्वालिटी में उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और उसकी अवेलेबिलिटी कम है, अगर ऐसी कोई चीज़ है तो उसको भी आप आइडेंटिफाई कर लें, वो क्रिटिकल सिचुएशन ना क्रिएट कर ले आपके प्रोजेक्ट में। ऐसी चीज़ जिसकी अवेलेबिलिटी मुश्किल से मिले क्वालिटी या क्वांटिटी में, तो उसको हमने अपने प्लान में आइडेंटिफाई करना है और उसको हमने एडजस्ट करना है। आप अपने रिसोर्सेज को थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट किस तरह मैनेज करते हैं, वो भी पार्ट होगा प्लान रिसोर्स मैनेजमेंट के डॉक्यूमेंट का। प्लान रिसोर्स मैनेजमेंट की एक और चीज़ जिसे हम डिस्कस करते हैं वो लीन मैनेजमेंट, या अभी उसको एजाइल मैनेजमेंट, पहले इंतहाई ओल्ड कॉन्सेप्ट था लीन मैनेजमेंट जो कि मैन्युफैक्चरिंग में मोस्टली यूज़ होता था, उसको अभी हम एजाइल मैनेजमेंट से हमने कन्वर्ट किया। एजाइल मैनेजमेंट सारी इंडस्ट्री को ऑलमोस्ट कवर अप करता है, जहाँ पे हम जो एक प्लान ड्रिवन होता है और एक होता है हमारे साथ दूसरा जो डॉक्यूमेंट होता है, एक प्लान ड्रिवन डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे पास, प्लान होते हैं, और एक चेंज जो सिचुएशन होती है उसके साथ चेंज एक प्लान ड्रिवन होता है, एक चेंज ड्रिवन डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं प्रोजेक्ट्स उससे रिलेटेड है। ये चेंज, इसमें हम रन टाइम पे डिसीजंस लेते हैं। हमारे एजाइल मैनेजमेंट या लीन मैनेजमेंट में ज़्यादा जो फोकस रहेगा वो कस्टमर प्रॉस्पेक्ट से रहेगा। हमारे कस्टमर को कौन सी चीज़, किस तरह की क्वालिटी क्वांटिटी की चीज़ चाहिए, हमारा फोकस उसमें रहेगा। वेस्ट मैनेजमेंट मोस्टली, जैसे मैंने कहा मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें वेस्ट मैनेजमेंट पे काफ़ी काम किया जाता है और इसमें हम कोशिश करते हैं कि किस तरह वेस्ट को एलिमिनेट किया जाए। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस हमने क्वालिटी मैनेजमेंट में डिस्कस किया था। अपनी टीम को आप कैसे एम्पावर करेंगे, आपने फास्ट डिलीवरी किस तरह करनी है, कंप्लीट प्रोसेस को, कंप्लीट जो आपके प्रोजेक्ट है उसको आप किस तरह ऑप्टिमाइज़ करेंगे, क्वालिटी को किस तरह लेकर आएंगे, अपने डिसीजंस को किस तरह मोर इफ़ेक्टिव करेंगे, आप एफिशिएंट डिसीजन, इफ़ेक्टिव डिसीजन किस तरह लेंगे, और अपने लर्निंग जो एस्पेक्ट्स हैं उसको किस तरह एम्पलीफाई करेंगे। ये पार्ट है एजाइल मैनेजमेंट या लीन मैनेजमेंट का। तो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि लीन मैनेजमेंट और एजाइल मैनेजमेंट होती क्या है,
और किस जगह पे काम होती है। ये मोस्टली रन टाइम पे जो डिसीजंस होते हैं, जो जहाँ पे हम प्रोटोटाइपिंग से काम लेते हैं, जहाँ पे कस्टमर को अपनी रिक्वायरमेंट का भी सही तरीके से पता नहीं होता। फॉर एग्जांपल हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए, हमें फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एविएशन को एक सॉफ्टवेयर चाहिए, तो एविएशन को किस किस्म का सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो उन्हें खुद भी क्लियर नहीं होती पिक्चर, लेकिन वो आपको थोड़ी थोड़ी रिक्वायरमेंट साथ साथ देते हैं, हमें इस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए। उसको हम बिल्ड करते हैं, फिर उसमें अमेंडमेंट आती रहती है कि इसमें हमें थोड़ी चीज़ चाहिए, इसी तरह एसएपी का प्रोजेक्ट हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब बिल्डअप करते हैं, डेवलप करते हैं, तो उसमें रिक्वायरमेंट्स कंटिन्यूस आती रहती हैं कि यहाँ पे हमें चेंजेस करनी है, यहाँ पे चेंज। तो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के बाद वो प्रोजेक्ट जो सॉफ्टवेयर है वो मैच्योर हो जाता है, जो एग्जैक्ट कस्टमर की रिक्वायरमेंट और नीड को फुलफिल करने लगता है। तो वो इसी को हम एजाइल मैनेजमेंट कहते हैं, जहाँ पे हम कॉन्स्टेंटली अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते हुए कस्टमर के जो मेन पॉइंट और मेन रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकें। इसी अप्रोच को हम एजाइल मैनेजमेंट कहते हैं। काइजन अप्रोच में जैसे क्वालिटी मैनेजमेंट में हमने कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट को डिस्कस किया कि आप प्रोजेक्ट के और जो जितने भी प्रोसेसेस हों उसके ईच एंड एवरी पार्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, तो जो कंप्लीट पिक्चर है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा। जस्ट इन टाइम को भी हमने क्वालिटी मैनेजमेंट को में डिस्कस किया था, लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसकी जो अप्रोच है रिसोर्स मैनेजमेंट की, वो टोटली डिफरेंट रहेगी अदर एक्विजिशन अप्रोच से। अगर आपको जस्ट इन टाइम रिसोर्सेज का आप प्लान कर रहे हैं, तो इसकी जो मैनेजमेंट है, इसके जो डिसीजंस हैं, इसके जो मैकेनिज़्म है, वो बिल्कुल डिफरेंट रहेंगे अदर जो प्रोक्योरमेंट के प्रोसीजर्स से, जो हम फार्मल परचेज़ करते हैं अपने बल्क आइटम्स को, अपने मटेरियल को, रॉ मटेरियल को एडवांस में स्टोर करने के लिए और उसको रखने के लिए। तो जस्ट इन टाइम के डिसीजंस बिल्कुल डिफरेंट रहेंगे, आप उसको बहुत केयरफुली आपने मैनेज करना है अगर इन केस आप रिसोर्स मैनेजमेंट में यूज़ कर रहे हैं। प्रोजेक्ट चार्टर में हमें हाई लेवल की रिक्वायरमेंट्स, जैसे हमने डिस्कस किया, हाई लेवल की रिक्वायरमेंट और फ्रेमवर्क हमें डिस्कस वहीं से मिल जाता है कि प्रोजेक्ट चार्टर में जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी इनिशियल लेवल पे, हमने देखा था वहाँ पे रिसोर्स का एक सेक्शन है। अब अगर आप प्रोजेक्ट चार्टर को ओपन कीजिए, वहाँ पे एक लेक्चर में लिंक भी दिया हुआ था, तो उसको आप देखेंगे तो उसमें रिसोर्स मैनेजमेंट का भी क्लॉज रखा है कि जो टॉप लेवल की रिसोर्स रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी वहाँ पे डिस्कस की जाती है। एग्जिस्टेंट डॉक्यूमेंट, अभी तक जितने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के डॉक्यूमेंट, जितने हमने प्रोसेस और नॉलेज एरिया डिस्कस कर लिए, जो अवेलेबल है, आप उसको भी रिव्यू कर लीजिए कि हमारे पास टाइम फ्रेम कितना था, हमारे पास स्कोप कितना है, हमारे पास बजटिंग की लिमिटेशन कितनी है, क्वालिटी की रिक्वायरमेंट कितनी है, और आगे जो हम प्रोसेस डिस्कस करेंगे उसको भी हम इसी के साथ एडजस्ट करेंगे कि उनकी लिमिटेशंस क्या है। उसके हिसाब से हमने यहाँ पे रिसोर्स मैनेजमेंट को प्लान करना है और डॉक्यूमेंट करना है। प्रोजेक्ट के अदर डॉक्यूमेंट्स भी लेकर आएंगे हम, जैसे आगे हम डिस्कस करने वाले अदर जो पार्ट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। इंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर में आप देखेंगे कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके प्रोजेक्ट में, और किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका कोई रिलेशन या कुछ बाउंडिंग या उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कुछ उसके साथ है, वो भी डेफिनेटली इम्पेक्ट करेगा आपके प्लान को। कोई हिडन एजेंडाज तो नहीं है, इस पर भी ध्यान रखिएगा। कोई नेगेटिव पीपल हैं ऑलरेडी कि जो आपके प्रोजेक्ट्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं या नेगेटिवली उसको परसीव कर रहे हैं। कोलोकेशन का डिसीजन ले सकते हैं या नहीं, तो अपनी टीम को एक ही जगह हाईली रिकमेंड होता है कि को लोकेट किया जाए अपनी टीम को, प्रोजेक्ट टीम को। अगर वो इफ़ इट इज़ पॉसिबल तो आप इसको डेफिनेटली आप इसी अप्रोच पे जाएं। अगर नहीं है तो उसके लिए आप अपने जो अल्टरनेट प्लान्स है उसको आप डिफ़ाइन करेंगे। कोई कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी साइन हो चुके हैं, ट्रेनिंग नीड्स क्या है आपकी टीम की, तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर के ये फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट देखेंगे, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, टेम्पलेट्स, और जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स की जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट थी रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड, हम उनको भी रिव्यू करके अपना रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान को मेच्योर करके हम डेवलप करेंगे। जैसे हमने पिछले सेशन में बात की, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस रिसोर्स मैनेजमेंट। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की एक्टिविटीज़ उसको हम मैप करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर पर। ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर अगली स्लाइड्स में भी आ रहा है कि कौन सी एक्टिविटी किसने परफॉर्म करनी है, इसमें रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है और परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है।
एक ही हैं या डिफरेंट है, बाज़ों का डिफरेंट होती हैं। जहाँ पे डिफरेंट हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। हम कह रहे हैं बाज़ जगह पे रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन ये वाली रहेगी, परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे ये रहेगी, बाज़ों का दोनों यही हैं, अक्सर औक़ात दोनों एक जैसी होती हैं, अक्सर औक़ात डिफरेंट होती हैं। तो ये हमने ये ड्रा करना है एक मैट्रिक्स पे, एक टेबल पे, कि वर्क ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ के ऊपर मैप करके हम, एक तरीका तो ये है, एक अप्रोच ये। दूसरी अप्रोच है रेसी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, कंसल्टेंसी और इंफॉर्मेशन। हम कहते हैं हमारे पास कोई एक्टिविटीज़ हैं और उसके रिसोर्स पर्सन हैं, तो बाज़ औक़ात तो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होता है एक बंदा, बाज़ औक़ात अकाउंटेबल भी होता है, बाज़ औक़ात हमें कुछ लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ता है और बाज़ औक़ात लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है बाज़ एक्टिविटीज़। तो अपने यहीं से आपको स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का भी लिंक आपको मिलेगा कि आपने जो टीम मेंबर्स हैं उनको किस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उनको किस तरह आपने रोल्स को डिफ़ाइन करना है इंतहाई मेच्योर लेवल पे। हम मोस्टली हमसे ये अक्सर ये गलती होती है ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे हम सिंपली असाइनमेंट्स करते हैं एक्टिविटीज़ की। यार आपने सिर्फ असाइन, ये काम आपको असाइन हो गया, ये आपने करना है। अब सिर्फ करना नहीं, बाज़ औक़ात असाइन एक बंदे को होता है, एक्चुअल काम कोई और बंदा करता है और किसी दूसरे को उसका पता भी नहीं होता कि यार ये काम कौन कर रहा है, किस वक्त में कर रहा है, कैसे कर रहा है। और हम बाज़ औक़ात बाज़ औक़ात एक टीम मेंबर एक काम करने में बहुत ही एफिशिएंट होता है, बाज़ औक़ात एक बंदा मल्टीपल काम में एफिशिएंट होता है। तो बाज़ औक़ात हमें कंसल्ट भी करना पड़ता है कि यार अगर इस बंदे को ज़रूरत पड़ी हेल्प की या किसी और गाइडेंस की, तो कोई दूसरा बंदा असाइन हुआ उसको। तो हमें जो प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ हैं उसमें रिसोर्सेज में ये चीज़ डिफ़ाइन करनी है कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन अकाउंटेबल होगा, कौन किसको कंसल्ट किया जा सकता है और किसे इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। तो इसी तरह अगर हम इस मैट्रिक्स पे चलेंगे तो तो ये कंप्लीट पिक्चर क्लियर हो जाती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह साइन करनी है और किस तरह मैनेज करनी है। और ऑलरेडी बिफोर द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन ये चीज़ क्लियर रहेगी। कोई किसी से ये नहीं कहेगा यार मेरी किसी को तो इन्फॉर्म ही नहीं किया गया, आपने तो किसी से कंसल्ट ही नहीं किया, यार इसका तो रिस्पॉन्सिबल कोई और है, यार इसका तो अकाउंटेबल मैं तो नहीं हूँ, मैं क्यों करूँ। इस तरह के कन्फ्लिक्ट आप शुरू में ही अवॉइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ चार्ट, जिसे रेसी चार्ट कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर देखिए, जैसे हमने पिछली स्लाइड में कहा था, तो ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होते हैं कि सीनियर लेवल, उससे नीचे सबऑर्डिनेट्स और उनके असिस्टेंट्स और उनके असिस्टेंट पे नीचे टीम इस तरह डिफाइन होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर भी पार्ट होगा आपके रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान का। ऑर्गेनाइजेशन किस तरह चल रही है, दैट्स समथिंग एल्स। आपने अपने प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करना है, आपने अपने हिसाब से अपना ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर भी डिज़ाइन करना होगा अपनी टीम के लिए भी। ये तो ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हो गया। इसी के साथ, क्योंकि जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स को अपने प्रोजेक्ट के साथ आपने किस तरह इंटीग्रेट कोऑर्डिनेट करना है, इसको हम यहाँ से इस तरीके से मैनेज करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ये हुआ और उसके कुछ एरियाज़ के टीम मेंबर्स को मिला के आपका प्रोजेक्ट बन रहा है। तो आप अपने हिसाब से उसको किस तरह मैनेज करेंगे और किन किन लोगों से कैसे कंसल्ट करना है, ये हमारे इस रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान का पार्ट होगा, सब सेक्शन। तो कम्युनिकेशन का जो सेक्शन है वो हम नेक्स्ट जो नॉलेज एरिया उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपने बाकी टीम्स के साथ किस तरह कोऑर्डिनेट करना है। रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, कौन कौन से रिसोर्स, एक ब्रिज बनाना है फॉर एग्जांपल, उसकी फैसिलिटीज़ कौन कौन सी चाहिए होंगी, इक्विपमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे, सॉफ्टवेयर कौन कौन से चाहिए, रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्स जो हैं वो कौन कौन से चाहिए हमें। यहाँ से क्लियर पिक्चर हो जाती है, जो पिक्चर क्लियर होती है कि हमें रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कि एक चीज़ को बनाने के लिए हमारे पास रिसोर्स और उसके कौन कौन से सब सेक्शन हमें रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पे हमारे टूल टेक्निक्स में और क्या चाहिए, रिसोर्स मैनेजमेंट में वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर डेफिनेटली चाहिए हमारे पास। पोजीशन डिस्क्रिप्शन चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिक्लेयर करने के लिए। फिजिकल रिसोर्स डॉक्यूमेंट, उनके यूजेज, उनके वारंटीज़, उनके जो गाइडेंस किस तरह होगी, उनको जो टेक्नीशियंस कौन कौन से होंगे, किस तरह आपने उसको मैनेज करना है, उस ये डॉक्यूमेंट में हम डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी डिस्कस करेंगे हम डिटेल से, ये ह्यूमन रिसोर्स में हम डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी को देखेंगे। तो रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान में अगर आप कंक्लूड करें तो कौन कौन सी चीज़ होंगी, हम कहेंगे कि हमने ह्यूमन रिसोर्स की आइडेंटिफिकेशन करनी है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन सी है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स कैसे डिफाइन होंगे, एक्विजिशन, ह्यूमन रिसोर्स की एक्विजिशन कैसे आपने करनी है,
टीम ट्रेनिंग, टीम बिल्डिंग, टीम जो मोटिवेशंस और इससे रिलेटेड जो जो असाइनमेंट और टास्क हैं वो आप किस तरह करेंगे, वो इसी का पार्ट होगा। प्रोजेक्ट टीम मैनेजमेंट कैसे आप करेंगे, कोई कंप्लाइंस है ऑलरेडी, कोई रूल, कोई आईएसओ स्टैंडर्ड अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो कंप्लाइंस पे हमारा फोकस रहेगा। सेफ्टी सिक्योरिटी इज़ अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट। सेफ्टी सिक्योरिटी के क्लास को हम डिस्कस करेंगे। और ह्यूमन रिसोर्स रिलीज़ का प्रोसीजर क्या होगा, क्योंकि हम मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो ह्यूमन रिसोर्स को आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट वी हैव टू रिलीज द ह्यूमन रिसोर्स एंड अदर रिसोर्सेज एज वेल। फिजिकल रिसोर्सेज कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, एक्विजिशन का प्रोसीजर क्या है, कहाँ से सोर्स कौन सा है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, प्रोक्योरमेंट है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट पर कौन सी स्ट्रैटेजी आप अप्लाई कर रहे हैं, रिसोर्सेज को कैसे रिलीज़ करेंगे, ये फिजिकल रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट रहेगा। रिवॉर्ड रिकग्निशन में ज़रूरी नहीं कि आप अवार्ड्स देते रहें, उसमें देखें सिंपल सी चीज़ें हैं। मोस्टली आप कोई अच्छा काम आप उससे अप्रिशिएट कीजिए। प्राइजेस अक्सर रखे जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कम ही देखने में आते हैं, लेकिन रिकमेंडेड है कि आप उसको अवार्ड, उनको रिकग्निशन का अवार्ड जो प्राइसिंग है उसको आप रखें। आपने टीम मेंबर्स के जो परफॉर्मेंस अप्रेजल्स हैं उनके लिए रिकमेंडेशंस है, उनके लिए लेटर्स हैं, लेटर ऑफ अप्रिसिएशन लिखे जाते हैं। बाज़ औक़ात कोई टीम मेंबर किसी दूसरे सेक्शन में काम करना चाहता है, कोई फॉर एग्जांपल नेटवर्क वाला आदमी सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है कि यार हमें उसकी मोटिवेशन सॉफ्टवेयर में ज़्यादा थी, आप उसकी चॉइस के मुताबिक उसको काम दे दीजिए। बाज़ औक़ात नेटवर्क वाला का जो सॉफ्टवेयर वाले होते हैं उन्हें बाज़ औक़ात जो नेटवर्क के काम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं, उसमें कहते हैं यार मुझे वहाँ काम अगर मिल जाए तो मैं कुछ, तो वो आप अपनी टीम की जो चॉइस हैं, टीम के जो अपनी नीड है, मतलब जिसमें वो कंफर्टेबल फील करें, उनके हिसाब से भी अगर आप उनको काम असाइन करें तो ये दिस इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ रिवार्ड एंड रिकग्निशन ऑफ द टीम, द परफॉर्मेंस अप्रेवल्स में आता है। तो उनके हिसाब से आप देखें, आपने नोट सेंड कीजिए उनके सीनियर मैनेजर्स को, उनके परफॉर्मेंस के, गुड एटीट्यूड के, उनके लिए अप्रिसिएशन लेटर लिखिए। अपने माइलस्टोन पार्टीज़ प्लान कीजिए, सेलिब्रेशंस देखें। बर्थडे पार्टीज़ को अक्सर ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी सीरियसली और काफ़ी रेगुलरली सेलिब्रेट करती हैं बर्थडे पार्टीज़ को। एडजस्टिंग द प्रोजेक्ट असाइनमेंट टू द एक्टिविटी दे वांट, जो वो लोग चाहते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिए ये पॉइंट। असाइन टू, अगर कोई टीम मेंबर नॉन क्रिटिकल टास्क एक्टिविटी पे काम करना चाह रहा है तो डेफिनेटली आप उसको ऑप्शन दीजिए कि नॉन क्रिटिकल पास पे, क्योंकि क्रिटिकल पास पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा रहती हैं, स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो बास टीम मेंबर क्रिटिकल पाथ एक्टिविटी पे काम करना पसंद नहीं करते। ओके फ़ाइन, ये भी रिकॉर्ड में आता है, किसी और एक्टिविटीज़ में लगा दीजिए अगर इफ़ इट इज़ पॉसिबल ऑप्शन है तो। टीम चार्टर में देखेंगे, यहाँ पे हम ग्राउंड रूल्स वगैरह डिफ़ाइन करते हैं, कम्युनिकेशन के जो मैनरिज्म जिसे कहा जाता है। जैसे हमने कहा है हमारे पास मल्टी डाइवर्स टीम आ रही है मुख्तलिफ़ कल्चर से, हमारे पास जो टीम है उनका बैकग्राउंड डेफिनेटली डिफरेंट है, एजुकेशन लेवल डेफिनेटली डिफरेंट है। ज़रूरी नहीं है टेक्निकल आदमी टेक्निकली अच्छा है तो और चीज़ों में भी अच्छा रहेगा। पीएमआई इसको कतई इसको एक्सेप्ट नहीं करती। पीएमआई कहती है अगर एक बंदा टेक्निकल ठीक है तो हो सकता है मैनेजमेंट साइड से कमज़ोर हो, एक बंदा मैनेजमेंट साइड से बहुत अच्छा है, ज़रूरी नहीं वो टेक्निकल अच्छा हो। तो हर इंसान में डेफिनेटली कमी बेशी रहती है। तो आपने टीम चार्टर्स, वर्किंग एग्रीमेंट्स शुरू में डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो मेन सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट्स ये होता है कि हम रूल्स को, ग्राउंड रूल्स को डिफ़ाइन नहीं करते, हम जो एथिक्स हैं, वर्क एथिक्स, उसको डिफ़ाइन नहीं करते, हम ये एज्यूम करते हैं कि हर बंदे को पता है। ये बहुत बड़ी गलती रहती है। ये इसको नोट करने वाली बात ये है कि हमने ये एज्यूम नहीं करना कि हर बंदे को हर चीज़ का पता है। अक्सर लोगों को नहीं पता होता, और हमने एज्यूम नहीं करना, हमने डिफ़ाइन करना है। हमने वर्किंग एग्रीमेंट्स डिफ़ाइन करनी, कम्युनिकेशन जो प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड्स है, आप किसी को व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं किसी को, आप किसी को डायरेक्ट कॉल एनी टाइम कर सकते हैं। ये चीज़ आपने डिफ़ाइन करनी है, किस टाइम पे अलाउड है, किस टाइम पे नहीं। डिसीजन मेकिंग के स्टाइल्स और किस तरह आपने डिसीजंस के जो जितने टूल टेक्निक, कौन कौन से टूल्स आप अप्लाई कर सकते हैं। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और ग्राउंड रूल्स में क्या करते हैं कि कोई किसी भी टीम मेंबर में कन्फ्लिक्ट आता है तो उसका प्रोसीजर डिफ़ाइन करते हैं कि उसको सबसे पहले कैसे अप्रोच करना है, किस मेंबर ने क्या करना चाहिए। कन्फ्लिक्ट डेफिनेटली इट्स हम कहते हैं इनएविटेबल पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स, कन्फ्लिक्ट डेफिनेटली देयर। तो कन्फ्लिक्ट कैसे मैनेज करेंगे वो हम अगले प्रोसेस में भी डिस्कस करने जा रहे हैं।
अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को इन केस ऑफ डिफ़िकल्टी में किस तरह अप्रोच करें कि प्रोजेक्ट मैनेजर को, और मीटिंग्स के रूल्स क्या, लेट कमिंग अलाउड है, मोबाइल फ़ोन अटेंड करना अलाउड है, मैसेजिंग, आप मीटिंग में बैठे हो साथ साथ मैसेज कर रहे हैं, वेदर इट इज़ अलाउड और नॉट, आपने पार्किंग कैसे करनी है, आपने ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह ड्रेसिंग में आना है, ये सब चीज़ें ग्राउंड रूल्स के अंदर आती हैं। आपको अपने डायरेक्शंस, कॉन्ट्रैक्टर को कौन डायरेक्शंस दे सकता है, इस टाइप, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द ग्राउंड रूल्स। बहुत सारे इस तरह के सेक्शंस हैं। तो among द मैनी वी आर डिस्कसिंग फ्यू ऑफ देम कि यहाँ पे ग्राउंड रूल्स किस टाइप के हो सकते हैं। आपने जो वर्क असाइनमेंट डिसीजंस किस तरह करनी है, व्हेन एंड हाउ द टीम स्टेटस अपडेट्स, अपने टीम के परफॉर्मेंस स्टेटस अपडेट्स किस तरह कब करनी है, कोऑर्डिनेशन और चेंज जो कैलेंडर्स हैं, मेथड ऑफ कोऑर्डिनेटिंग इम्प्रूविंग चेंजेस टू टीम मेंबर्स कैलेंडर्स, अच्छा काम करने के जो टीम मेंबर्स की असाइनमेंट्स के कैलेंडर्स किस तरह इम्प्रूव करने, किस तरह नोटिफाई करने, और इन केस ऑफ एमरजेंसी से आपने किस तरह अपनी टीम को अप्रोच करना है और किस तरह नोटिफाई करना है। इसके अलावा हम जितने डेफिनेटली जब हम प्लान यहाँ इस प्लान सेक्शन में आते हैं, तो जिस तरह मैंने बात की कि आपको दोबारा से स्कोप मैनेजमेंट में, दोबारा से स्केजल मैनेजमेंट में, कॉस्ट मैनेजमेंट के डॉक्यूमेंट्स आपने अपडेट करने हैं क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को, तो पिछले जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो डॉक्यूमेंट्स भी अपडेट होंगे, और नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट नॉलेज एरिया हम डिस्कस करने जा रहे हैं वहाँ पर भी डेफिनेटली अपडेट्स आएंगी। थैंक यू सो मच। ये था हमारा प्लान रिसोर्स मैनेजमेंट का लेक्चर। सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर।